हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 2। राहुल अपने केबिन में अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था। इंटरनेशनल जेम्स फैशन कंपनी एक बहुत ही बड़ा फैशन शो करने वाली थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए राहुल दिन रात मेहनत कर रहा था। यह कॉन्ट्रैक्ट अगर राहुल की कंपनी को मिल जाता तो राहुल की कंपनी की कीमत काफ़ी बढ़ जाती और उसके शेयर्स भी राहुल की कंपनी फिर टॉप 5 में आने से कोई नहीं रोक सकता था। कुछ ही देर बाद राहुल का केबिन नॉक होता है और वाड़ी अपने हाथों में फाइल लिए राहुल के केबिन में आती है। राहुल वाड़ी को देखकर स्माइल करता है। वाड़ी भी स्माइल करते हुए राहुल के पास आकर वह फाइल देती है और कहती है, राहुल, मैंने जेम्स इंटरनेशनल कंपनी की इस फाइल में पूरा काम कर दिया है और इसका पूरा डाटा भी मैंने इस फाइल और इस पेन ड्राइव में रिकवर कर दिया है। तुम अब अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हो और प्रेजेंटेशन के लिए तुम दिल्ली भी जा सकते हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह कहकर वाड़ी राहुल के सामने की सीट पर बैठ जाती है। राहुल फाइल उठाते हुए चेक करता है और स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू वाड़ी, अगर तुम नहीं होती तो मैं इतना सारा काम नहीं कर पाता। अगले हफ्ते मीटिंग है और मैं बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो गया था। थैंक यू। मेरा तुम्हें अपनी कंपनी में लेने का डिसीजन बिल्कुल सही था। तुम मेरी बहुत हेल्प कर देती हो। वाड़ी हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, लेकिन तारीफ से काम नहीं चलेगा। मुझे तो पार्टी चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने पर तुम मुझे पार्टी दोगे? मुझे नहीं पता। राहुल हंसते हुए कहता है, जी जी मैडम, हम आपको पार्टी देंगे, लेकिन पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाने दो। और हाँ, अगले हफ्ते तुम भी मेरे साथ दिल्ली चल रही हो और इट्स ए फाइनल डिसीजन। वाड़ी ये सुनकर थोड़ा सा अंदर से घबरा जाती है और राहुल से आंखें चुराते हुए कहती है, नहीं राहुल, मैं दिल्ली नहीं जा सकती। मुझे दिल्ली नहीं जाना। तभी राहुल कहता है, पर क्यों? क्यों नहीं जाना तुम्हें? तुमने मेरी इस प्रोजेक्ट में इतनी हेल्प की है तो मैं इसका पूरा क्रेडिट अकेले नहीं लूँगा। तुम मेरे साथ चल रही हो, मतलब चल रही हो, मुझे नहीं पता। अब जल्दी से जाओ, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। प्रेजेंटेशन तैयारी करनी है। अब तुम जाओ, जल्दी से अपना और काम करो। यह कहकर राहुल फिर से अपने काम में डूब जाता है। वाड़ी ये देखकर फिर राहुल को कुछ नहीं कहती और केबिन से बाहर आकर अपने मन ही मन में कहती है, मैं नहीं जा सकती दिल्ली। कैसे जा सकती हूँ? उस जगह जिस जगह मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। लेकिन मैं राहुल को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं उसे कि मैं उस जगह क्यों नहीं जाना चाहती। उस जगह से कैसे मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक यादें जुड़ी हैं। खुद में ही यह बोलकर वह एक सोच में डूब जाती है। फ्लैशबैक। वाड़ी दुल्हन के जोड़े में एक बहुत ही आलीशान विला के दरवाजे पर खड़ी थी। वाड़ी की आंखों में बेशुमार आंसू थे और उसकी आंखों में एक खालीपन था। उसके पैर आगे अंदर जाने के लिए उठ ही नहीं पा रहे थे। वाड़ी अपनी भीगी आंखों से सामने खड़े एक इंसान को देख रही थी, जो उसे बहुत ही नफरत से और एक डेविल स्माइल के साथ देख रहा था। वाड़ी के सामने खड़ा इंसान वाड़ी को देखते हुए काफी खतरनाक आवाज में कहता है, तो मिसेज वाड़ी देव खुराना, कैसी लगी आपको मेरी यह चाल? कैसा लगा आपको मेरा यह बदला? क्या लगा था तुम्हें कि तुम देव खुराना पर हाथ उठाओगी और देव खुराना तुम्हें यूं ही छोड़ देगा? आज देखो, मैंने बिना तुम्हें थप्पड़ मारे तुम्हें आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया है। यह है मेरा बदला। देव खुराना का बदला। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, तुम मेरी बीवी तो बन गई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सिर्फ एक मिस्ट्रेस बनाकर रखूंगा। दुनिया की नज़रों में तुम मेरी सिर्फ एक मिस्ट्रेस कहलाओगी, मेरी बीवी नहीं। ये कहकर
वह वाड़ी के पास आकर उसके गालों को पकड़कर बेरहमी से कहता है, तुम अब इस डेविल का वो रूप देखोगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम एक थप्पड़ की कीमत अपनी पूरी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर चुकाओगी। यह बोलकर देव खुराना वाड़ी को एक झटके में फर्श पर फेंक देता है। तभी वाड़ी के कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिससे वाड़ी झट से अपने ख्यालों से बाहर आती है और पीछे देखती है तो उसकी दोस्त सोनिया उसके सामने खड़ी थी। सोनिया वाड़ी से कहती है, अरे मैडम, किस सोच में खोई हुई हो कि एक जगह भूत बनकर खड़ी हो गई हो? बताओ, कुछ हुआ है क्या? वाड़ी सोनिया का हाथ हटाते हुए कहती है, कुछ नहीं यार, मुझे दिल्ली प्रेजेंटेशन के लिए राहुल लेकर जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं जाना। तभी सोनिया कहती है, पर क्यों नहीं जाना? तूने भी तो इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है, तो तुझे जाना चाहिए। यह तेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, तुझे जाना चाहिए, मना मत कर यार। ये सुनकर वाड़ी सोनिया से आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी कि सोनिया उसकी कोई बात नहीं समझेगी, ना ही सुनेगी, क्योंकि वाड़ी ने अपने अतीत के पन्नों को अपने दिल में ही दबा कर रखा था। उसने अपने अतीत को आज तक किसी के भी सामने जाहिर नहीं किया था। सुप्रिया जी और राहुल ने भी वाड़ी से उसके अतीत के बारे में पूछा था, लेकिन वाड़ी के कुछ न बताने पर उन्होंने यह वाड़ी के ऊपर ही छोड़ दिया था कि अगर वह बताना चाहेगी तो उन्हें बता सकती है। वह उसके साथ कोई और जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। उसके बाद सुप्रिया जी और राहुल ने भी कभी वाड़ी से उसकी अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा। वह उसको अपनी एक फैमिली में एक अपना सदस्य बनाकर ही रखते थे। दिल्ली खुराना इंडस्ट्री एम्पायर। देव खुराना अपने केबिन में एक फाइल को देख रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। वह फोन रिसीव करता है तो सामने से एक लड़की की आवाज आती है, देव, मैंने उसे पकड़ लिया है। देव यह सुनकर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओके, आई एम कमिंग। सामने बैठा समीर जब देव के चेहरे पर वह डेविल स्माइल देखता है तो वह समझ जाता है कि आज किसी की मौत पक्की है, और वह देव से कहता है कि मैं भी चलूं साथ। देव भी एक साइड स्माइल करके कहता है, बिल्कुल, और यह कहकर वह केबिन से बाहर निकल जाता है। समीर भी एक स्माइल करके देव के पीछे चला जाता है। शहर से दूर एक सुनसान जगह जंगल से घिरा हुआ एक बहुत ही आलीशान मेंशन था, जिस पर कई बॉडीगार्ड्स हाथों में बंदूक लिए पहरा दे रहे थे। तभी वहां पर रोल्स रॉयल कार आकर रुकती है, जिसके पीछे 4 गाड़ियां बॉडीगार्ड्स की थी। देव खुराना अपनी कार से बाहर निकलता है और सामने की तरफ देखता है, जहां से एक लड़का उसकी तरफ आ रहा होता है। वह लड़का देव के पास आकर स्माइल करते हुए उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी देव कहता है, पहले काम कर ले, उसके बाद गले मिलेंगे। तभी वह लड़का मुंह बनाते हुए कहता है, तू नहीं सुधरेगा यार, कितने टाइम बाद में मैं दिल्ली आया हूँ, वह भी तेरा काम कर कर, और तू मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है। देव कोई जवाब दिए बिना अंदर की तरफ चला जाता है। तभी पीछे से समीर जाकर उस लड़के को गले लगाते हुए कहता है, अरे मेरे यार राघव, तुझे मैंने कितना मिस किया है यार। इस सडू के साथ रह रहकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अब तू आ गया है ना, तो थोड़ा सा मेरी जिंदगी में भी फन आएगा। जानता हूँ साले, तू मेरे बिना रह नहीं पाया होगा, पर क्या करें यार, अपने इस डेविल के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो यह साला अपन को मार देगा। चल, क्या बोलता है, आज रात में पार्टी करें? तो समीर हंसते हुए कहता है, बिल्कुल यार, पार्टी तो बनती है। यह बोलकर वह दोनों भी अंदर मेंशन की तरफ चले जाते हैं। अंदर जाकर वह जैसे ही देव के हाथ में चाकू देखते हैं तो दोनों अपने सर पर हाथ मारते हुए कहते हैं, हो गई अब तो डेविल की सजा शुरू। और दोनों एक साथ
एक दूसरे को देखते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। देव के हाथ में एक बहुत ही शार्प नाइफ था, जिसे वह छूते हुए सामने बंदे इंसान को देख रहा था, जो उसे डर से और घबराई नजरों से देख रहा था। सामने बैठे इंसान की हालत काफी खराब थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट लगी थी, जिससे काफी खून बह रहा था। वह इंसान देव के आगे झुककर माफी मांगते हुए कहता है, सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं यह सब नहीं करना चाहता था सर, पर मुझे उन लोगों ने धमकी दी थी, इसीलिए मैंने आपके साथ धोखा किया सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। यह सुनकर देव एक टेबल स्माइल के साथ उस आदमी से कहता है, तो यह कैसे भूल गया राका कि मैं अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला देव खुराना हूँ, द अंडरवर्ल्ड किंग, और तूने किसी और की धमकी देने पर मुझसे गद्दारी कर ली और तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं। मतलब तेरे अंदर किसी और का डर ज्यादा है और मेरा डर कम। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे तेरे इस धोखे के बारे में पता चला तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा। चल दिखाता हूँ कि अब मैं तेरे इस धोखे के साथ क्या करूंगा। यह कहकर देव आगे बढ़कर उस इंसान को खड़ा करके उसके सीने से लेकर पेट तक चाकू से वार करता है, जिससे वह इंसान की एक दर्दनाक चीख उस पूरे मेंशन में गूंज जाती है। समीर और राघव भी उसे बिना एक्सप्रेशन के देख रहे थे, जैसे उनके लिए यह बहुत ही मामूली सी बात हो। उस आदमी की चीखें उस मेंशन में लगातार गूंज रही थी और देव उसे बिना एक्सप्रेशन के देख रहा था। उस इंसान की दर्द से कुछ ही देर में मौत हो जाती है। तभी देव खुराना अपनी खतरनाक आवाज में हर तरफ देखते हुए कहता है, जहाँ कई बॉडीगार्ड्स खड़े थे। देव उन्हें देखते हुए कहता है, जिसने भी मुझसे गद्दारी की, मैं उसे इससे भी कई ज्यादा बदतर मौत दूंगा। यह बात जितनी जल्दी तुम लोगों को समझ आ जाएगी उतनी ही अच्छी होगी। अगर तुम्हें मुझसे धोखा करना है तो धोखा देते ही खुद की जान ले लेना, नहीं तो तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम अपने सपने में भी इसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। यह सुन करके सारे बॉडीगार्ड्स डर में अपना सर हाँ में हिलाते हैं और हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। क्या होगा आगे? क्या देव क्या वाड़ी तक पहुंच जाएगा? वाड़ी कैसे राहुल को दिल्ली न जाने के लिए मनाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।